हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में बताया, फैराडे इफेक्ट के बारे में बताया। आज हम डिस्क्राइब द आयनोस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। आयनोस्फीयर क्या होता है? यह एटमॉस्फेयर का अपर पार्ट होता है जिसमें लार्ज आयोनाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसमें जो पॉजिटिव आयन होते हैं और नेगेटिव आयन होते हैं, इनके बीच फॉर्मेशन होता है। इसमें यूवी रेज, गामा रेज, अल्फा रेज तथा कॉस्मिक रेज से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। पढ़ते हैं आगे। आयनोस्फीयर अर्थ के वायुमंडल का वह भाग होता है जिससे वायु बाहरी आकाश से आते हुए जो रेडिएशन है, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज के कारण आयनीकृत हो जाती है। इसलिए इस भाग में पॉजिटिव चार्ज तथा नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। यह भाग अर्थ से 550 किलोमीटर से 360 किलोमीटर के बीच स्थित होती है तथा आयनीकरण जो डेंसिटी है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अर्थ से 350 किलोमीटर पर पाई जाती है। जो आयन मंडल है, आयनोस्फीयर की कितनी लेयर होती हैं? 2 लेयर होती हैं। पहली लेयर होती है आपकी ई लेयर और दूसरी लेयर होती है आपकी एफ लेयर। ई लेयर की ऊंचाई लगभग हाइट जो होती है वह 100 किलोमीटर होती है तथा एफ लेयर की जो हाइट होती है वह 200 किलोमीटर लगभग होती है। जैसे हमारा ये अर्थ है, अर्थ पर हमने ये एक लेयर आई डी लेयर, ई लेयर, इसके ऊपर जो लेयर आती है वह आती है एफ लेयर। जो इसकी यहाँ से हाइट जो होगी, अर्थ से इसकी ऊंचाई 100 किलोमीटर लगभग और एफ लेयर की जो ऊंचाई होती है लगभग 200 किलोमीटर होती है। यहाँ पर ये इस तरीके से ये हाइट होती है। नेक्स्ट, किसी आयन मंडल की परत के लिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी तथा इफेक्टिव हाइट कैसे फाइंड करेंगे? तब आयन मंडल में उपस्थित जो आवेशित कण होंगे, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन होंगे या पॉजिटिव आयन होंगे, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक रेडियो वेव को इफेक्टिव करते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आयन मंडल से गुजरती है तो वेव्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज तथा इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई करती हैं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज अधिक जड़त्व के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपन नहीं कर पाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही कंपन करते हैं। इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कंपन नहीं करते हैं? पॉजिटिव चार्ज कंपन नहीं करते हैं। जो कंपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ही कंपन करते हैं। नेक्स्ट, आयन मंडल के एकांक आयतन में n फ्री इलेक्ट्रॉन हैं तथा इस फील्ड से पास होने वाली रेडियो वेव्स का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E = E0 sin ओमेगा t। वेयर E0 = इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड। E0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड तथा ओमेगा = कोणीय फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? F - स्मॉल ई कैपिटल ई। वेयर स्मॉल ई क्या होगा? चार्ज। इस पर चार्ज जो लगेगा वो स्मॉल ई माइनस। F हमने E की वैल्यू यहाँ से पीछे लगाई थी, पीछे जो आई थी E = E0 sin ओमेगा t, हमने यहाँ पर पुट करी। F - E0 sin ओमेगा t। हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया।
यदि इलेक्ट्रॉन का तात्कालिक वेग b हो तब न्यूटन के सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ए क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, तब F इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। इक्वेशन हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 मान ली। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को हमने इक्वल करा, तब एम डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने यहाँ पर डी टी दूसरी साइड में ले गए और एम को भी इस साइड में ले गए, तब यहाँ पर डी वी इक्वल टू माइनस ई साइन ओमेगा टी डी टी ई नॉट अपॉन एम। हम इस समीकरण का जो इक्वेशन आई है इसका हम इंटीग्रल करेंगे उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर। b इक्वल टू ई नॉट अपॉन एम, जब हम साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रल करेंगे, माइनस साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा यहाँ आ गया। हमने इक्वेशन नंबर 3 इसे मान ली। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो करंट डेंसिटी होगी हमारी वह होगी जे ई इक्वल टू माइनस एन ई बी। ये हमारी करंट डेंसिटी होती है जो इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण आती है। ऑन अप्लाइंग वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, हमने इक्वेशन नंबर 3 से इसकी वैल्यू अप्लाई करी, तब जे ई इक्वल टू एन ई, यहाँ से एक ई वाला आया स्क्वायर, ई नॉट अपॉन एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर माइनस का साइन है। इसे हम कॉस ओमेगा टी को किस प्रकार लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू होता है साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। जब हम इसमें से माइनस साइन बाहर लेंगे तो वो उस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब क्या आएगा, एन ई स्क्वायर ई नॉट अपॉन एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी का हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यह चेंज किस लिए हुआ, क्योंकि इस पर माइनस का साइन हमने कॉमन लिया था। इसे इक्वेशन नंबर 4। उपरोक्त सूत्र से पता चलता है कि धारा घनत्व वैद्युत क्षेत्र के पाई बाई 2 एंगल से पीछे रहती है। इससे यह भी पता चलता है कि करंट नेचर में इंडक्शन होता है। नेक्स्ट, विस्थापन धारा घनत्व, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होती है, जे डी इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी। हम जानते हैं कि D इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट E। हमने इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करा, तब जे डी इक्वल टू डेल एप्सिलॉन नॉट E अपॉन डेल टी। तब क्या हुआ हमारा, जे डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल E अपॉन डेल टी। लेकिन हमने E इक्वल टू क्या था पीछे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करी, तो जे डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल टी ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब हमने इसका यहाँ पर डिफरेंशियल करा, तब जे डी इक्वल टू साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ओमेगा हमने बाहर लिया, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस ओमेगा टी। इस प्रकार जो कुल करंट डेंसिटी J इक्वल टू जे ई प्लस जे डी, दोनों की वैल्यू हमने ऐड कर दी। जे ई की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, माइनस एन ई स्क्वायर एफ ई नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन एम ओमेगा, प्लस जे डी की वैल्यू हमें ये वाली आई थी, ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तब हमने यहाँ पर ई नॉट कॉस ओमेगा टी दोनों में से कॉमन लिया यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों में से ओमेगा कॉमन लिया, तब J इक्वल टू यहाँ से ओमेगा कॉमन लिया तो ई नॉट कॉस ओमेगा टी लिया तो ये गायब हो गया,
ओमेगा लिया तो आया NE² अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। एक ओमेगा ये है, एक अपॉन में और आ गया तो ओमेगा स्क्वायर। ये वाली टर्म हमने पहले इस मारा लिखी क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। यहाँ से ओमेगा कॉमन, E0 कॉस ओमेगा कॉमन, यहाँ बचा एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन हमारी यह आ गई। तब उपरोक्त सूत्र से पता चलता है आयनित आकाश के प्रभावी वैद्युतशीलता निम्न प्रकार से होती है। यहाँ पर E = एप्सिलॉन नॉट माइनस NE² अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। तब E = एप्सिलॉन नॉट दोनों में से हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1 माइनस NE² यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया इस m ओमेगा स्क्वायर। इस सूत्र से पता चलता है कि आयनित आकाश की वैद्युतशीलता से कम हो जाती है यदि आयनित आकाश का परावैद्युता K हो। तब K = होता है E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तब K = 1 माइनस, हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करी, E की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी इसको इक्वेशन से। तब यहाँ डिवाइड करा हमने, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, यहाँ 1 माइनस यहाँ से बचेगा NE² अपॉन m ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इस सूत्र से पता चलता है आयनित आकाश का परावैद्युतांक 1 से कम होता है। यहाँ पर हम जानते हैं जो E होता है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, m की वैल्यू 9.1 × 10⁻31। हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करी। तब इसका सॉल्यूशन हमारा K = 1 माइनस 81n अपॉन f²। हमने इसे इक्वेशन नंबर 5, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक आकाश का परावैद्युतांक 1 से कम हो जाता है यदि आयनित आकाश का अपवर्तनांक म्यू हो। तब जब अपवर्तनांक म्यू है, म्यू = C/b, हम जानते हैं C = 1 अपॉन √μ0 एप्सिलॉन नॉट तथा B = 1 अपॉन √μ0 एप्सिलॉन। हमने यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट करी तो म्यू = √μ0 E और यहाँ पर √μ0 एप्सिलॉन नॉट। चूँकि म्यू = μr/μ0 तथा E = ER/E0, तब हमने म्यू = √μr/μ0 ER/E0 अपॉन √μ0 E0। μ0 E0 से μ0 E0 कैंसिल, म्यू = √μr/ER। तब μr = 1 ER = k, तब म्यू = √k। यहाँ पर हमने अभी k की वैल्यू निकाली थी, √1 माइनस 81n अपॉन f²। यहाँ पर पुट करके इक्वेशन नंबर 6। उपरोक्त सूत्र से पता चलता है कि आयन मंडल के अपवर्तनांक का वास्तविक मान 1 से कम होता है। आयन मंडल में तरंग की कला वेग के लिए फॉर्मूला होता है जो फेज वेलोसिटी होगी हमारी Vp = C/μ। हमने यहाँ पर म्यू की वैल्यू निकाली थी, म्यू की वैल्यू हमने यहाँ पुट करके हमारी इक्वेशन आ गई 7। उपरोक्त सूत्र से पता चलता है कि आयन मंडल में तरंग का काल्पित प्रकाश के वेग से अधिक होता है।